नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। जिंदा मछली के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भरता होगी खत्म, राज्य में खुलेंगे विक्रय केंद्र। पोषण वाटिका लगाकर ताजी और शुद्ध सब्जियों का करे सेवन। फूल गोभी के उन्नत प्रभेद का करे चयन, सालों भर मिल सकता है मुनाफा। राज्य में मछली कारोबार को रोजगार का जरिया बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में जिंदा मछली विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। जिंदा मछली विक्रय केंद्र खुल जाने के बाद राज्य में मछली पालकों की आयत मछली पर निर्भरता तो खत्म होगी ही, साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाएं भी काफी बढ़ेगी। दरअसल वर्तमान समय में कोई मत्स्य पालक अगर तालाब से मछली निकाल लेते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बेचना उनकी मजबूरी हो जाती है। ऐसे में मत्स्य पालकों को जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन जिंदा मछली विक्रय केंद्र खोल जाने के बाद इन परेशानियों से अब किसान भाइयों को निजात मिल रहा है। एक यूनिट में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। 24 घंटे पानी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे किसी भी मछली को 3 से 4 दिनों तक जिंदा रख पाना आसान होगा। इस प्रोजेक्ट पर मछली पालकों को 40 से 60% तक का अनुदान भी दिया जा रहा है। किसान भाइयों, अभी खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है। ऐसे में ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है कि आप अपने फसलों में जरूरत के अनुसार यूरिया और डीएपी का छिड़काव करें। पिछले दिनों सरकार की तरफ से यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जिससे किसानों को सही क्वालिटी और कीमत पर खाद मिल सके। इसके लिए सरकार ने यूरिया, डीएपी और एमओपी का रेट तय कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, ताकि किसान अपनी समस्या या शिकायत दर्ज करा सके। आजकल बाजार में ज्यादातर बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल कर उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। शायद यही वजह है कि आज किचन गार्डन वक्त की मांग बन गई है। सब्जियां हमारे पौष्टिक भोजन का महत्वपूर्ण अंग है और हमारे स्वास्थ्य का मूल आधार भी, क्योंकि इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। लेकिन आज के समय में बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सब्जियों में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उगाया जा रहा है। लिहाजा इसका प्रतिकूल असर हमारे शरीर पर लगातार पड़ रहा है। पोषण वाटिका ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने घरों के आसपास खाली पड़े जगहों का इस्तेमाल कर शुद्ध और ताजी सब्जियां उगा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, अपने लाजवाब स्वाद के कारण फूल गोभी सब्जी की मांग सालों भर बनी रहती है। इसलिए फूल गोभी की अगेती, पछेती और मध्यम खेती भी होती है। ऐसे में अगर आप उन्नत प्रभेद से फूल गोभी की खेती करते हैं तो वर्ष भर आपको आमदनी का एक बेहतरीन जरिया मिल सकता है। अर्ली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दिवाली फूल गोभी की अगेती किस्में हैं, तो पूसा स्नोबॉल 1, 2 और 16 पिछेती तथा पंत शुभ्रा, पूसा अग्रणी की मध्यम किस्में मानी जाती है। इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए आप इन्हीं प्रभेदों का इस्तेमाल करें अपनी फूल गोभी की खेती में। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी पर और जानते हैं दाल के ताजा भाव। अरहर दाल 11,000 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 8,500 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7200 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल 7200 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बारिश तो कई जगहों पर वज्रपात होने की संभावना बरकरार है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, तो अभी आपने देखा मंडी भाव, सफलता की नई कहानी, उपकरण और मौसम संबंधी समाचार। अब वक्त है यहाँ एक छोटे से विराम का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, स्टेकिंग और मल्चिंग विधि क्या है और सब्जियों की खेती में इसका क्या महत्व है, इस सभी बातों की जानकारी देंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जियों की खेती में मल्चिंग और स्टेकिंग विधि के बारे में। कैसे इस विधि को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय के कनीय वैज्ञानिक और सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मल्चिंग और स्टेकिंग विधि क्या है और इसका किन किन सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सब्जी का उत्पादन में मल्चिंग और स्टैकिंग का बहुत बड़ा महत्व है। स्टैकिंग और मल्चिंग, जो सब्जी लत्तेदार सब्जियां हैं उसमें हम सब स्टैकिंग करते हैं, और मल्चिंग वहाँ पे खरपतवार को रोकथाम के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। खासकर प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो 200 mm का होता है, गज का होता है। जहाँ पे पानी की समस्या है वो मल्चिंग के माध्यम से और डीप इरिगेशन के माध्यम से 40 से 50% पानी की कमी को हम सब जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो फर्टिगेशन के भी माध्यम से फर्टिलाइज़र को भी कम कर सकते हैं। जनरली किसान भाई आज के युग में मल्चिंग और स्टेकिंग सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सब्जी में मिट्टी से लगने में बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं, जैसे फोमोप्सिस ब्लाइट बैंगन में, फ्रूट बोरर टमाटर में, जो मिट्टी के संपर्क में आने से ये बीमारी हो जाती हैं। अगर हम सब्जियों को स्टैकिंग करते हैं, स्टैकिंग में खासकर लत्तर को जो है मचान के पे चढ़ाने की विधि को स्टैकिंग कहते हैं, जो हम कुछ दूरी पे बांस लगा के और उसमें रस्सा लगा के और उसको टहनियों को रस्सा से लेके उसको बढ़ावाड़ के लिए स्टैकिंग करते हैं। और मल्चिंग में हम सब जो है मिट्टी में उसके मिट्टी के उर्वरक शक्ति और नमी को बरकरार रखने के लिए और खरपतवार को रोकने के लिए मल्चिंग का उपयोग, प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करते हैं खेतों में। जी डॉक्टर साहब, आपने मल्चिंग के बारे में बताया कि जैसे फसल हम लोग लगा दिए, प्लास्टिक से ढक दिए, तो इससे 3 तरह की बचत होती है। एक तो पानी की कमी दूर हो सकती है, उसका नमी बरकरार रह सकता है लंबे समय तक, और उर्वरक का भी उपयोग कम होगा। जी तो बहुत अच्छी जानकारी है। तो मल्चिंग और स्टेकिंग जो हमारे करेंगे किसान भाई, तो किन किन सब्जियों में किया जा सकता है, उसका कितना फ़ायदा किसान भाइयों को मिल सकता है? आजकल जो है 2 तरह के प्रभेद आने लगे हैं। एक नाटे किस्म का प्रभेद होता है, एक लंबे किस्म का प्रभेद होता है। जहाँ तक टमाटर के केस में है, जो हम सब अंग्रेजी भाषा में डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के नाम से जानते हैं। इनडिटर्मिनेट में जो टमाटर का बढ़वार जो है बढ़ते रहता है, हर एक 3rd नोट पे उसके क्लस्टर में फलन और पुष्प आते हैं, तो उसमें जो है स्टैकिंग के माध्यम से उसको लत्तर को उठाना पड़ता है। और
जहाँ तक लत्तेदार सब्जियों का सवाल है, लत्तेदार सब्जियाँ भी हम सब जो है मचान पे उठाते हैं, लगाते हैं। जैसे लौकी हो गया, खीरा हो गया, हाँ, तो ये सब जो सब्जियां हैं, जो लत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें स्टैकिंग करते हैं। और मल्चिंग इन सबों में डीप इरिगेशन के माध्यम से, फर्टिगेशन के माध्यम से हम सब फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, जिससे हमें फर्टिलाइज़र का भी कमी 40 से 45% फर्टिलाइज़र का भी कमी दूर हो जाती है और खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। क्योंकि मल्चिंग और स्टेकिंग का प्रयोग कम होता है, तो क्या इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ प्रशिक्षण देना पड़ता है या कुछ खास तकनीक अपनानी पड़ती है मल्चिंग और स्टेकिंग के लिए? किसान भाई, ज़्यादातर प्रशिक्षण की बात है तो बिहार सरकार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट चंडी में जो है, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने का काम बिहार सरकार कर रही है। उसमें बहुत सारे किसान भाई इस विधि को स्वतः देख के, क्योंकि वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसान भाइयों के लिए रखा गया है मल्चिंग और स्टैकिंग। और पॉली हाउस में भी बहुत सारे प्रभेद लगे रहते हैं। इंडिटरमिनेट टाइप का सीडलेस खीरा है, जहाँ पे ओपन कंडीशन में भी किसान भाइयों को ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो संस्थान ये किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण भी देता है और प्लस डेमोन्स्ट्रेशन में विजिट भी करवाते हैं। तो आप किसान भाई जिला कृषि विभाग के माध्यम से वहाँ पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसकी विधि को ट्रेनिंग के माध्यम से जान के अपने खेतों में अपना सकते हैं। जी, तो चूंकि अपने मल्चिंग के बारे में बताया, स्टेकिंग विधि जो है वह किन किन सब्जियों में अपनाया जा सकता है? क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती होगी स्टेकिंग करने के लिए किसान भाइयों को? किसान भाई, जैसे कि आप गांव ग्राम से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो है अगर आप बांस की फट्टी हो तो 10 फीट की दूरी पे बांस की फट्टी को जो है आप ले लें और उसे 10 फीट की दूरी पे उसको बांस को गाड़ लें और उसको 2-2 फीट के दूरी पे जो है उसको तार से उसको बांध दें। इस तरह से मजबूती से बांधें कि अगर उसमें सब्जी का फलन आवे तो वो झुके नहीं, गिरे नहीं, मिट्टी के संपर्क में नहीं आए। और इस बात पे भी ध्यान देना पड़ता है कि उसे जो रस्सी, जूट का रस्सा है, उससे उसके तने को ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जूट का जो रस्सा होता है वो पौध को कम हार्म पहुंचाता है। इसलिए इस विधि में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो है जो लोहे का जो है इस्तेमाल कम करें और जूट का जो है रस्सा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी डॉक्टर साहब, चूँकि स्टेकिंग विधि से अगर हमारे किसान भाई कोई सब्जी का फसल लगाना चाहे, खेती करना चाहे, तो कौन कौन सी सब्जियों की खेती इस विधि से कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाई। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि टमाटर में इनडिटरमिनेट टाइप का जो टमाटर होता है, जिसका बढ़वार हर एक 3rd नोट के बाद फलन आता है, उसमें स्टेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। खीरा में स्टेकिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खीरा का भी लत्तेदार सब्जियों में आता है। कद्दू को भी स्टैकिंग करते हैं, लौकी को भी स्टैकिंग करते हैं, उसको में भी फलन जो है बहुत बढ़ता है। और करेला में भी स्टैकिंग करते हैं, इसका भी फलन जो है का बढ़ाव बहुत अच्छा स्टैकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मल्चिंग और स्टैकिंग 2 शब्द हैं, क्या इससे हमारे जो सब्जी की फसल है वो कीट और बीमारियों से बचाया भी जा सकता है उससे? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जहाँ तक जो है खरपतवार का नियंत्रण जो है मल्चिंग के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। खरपतवार जो है हमारे खेतों में ज़्यादा पैसा लगता है खरपतवार को हटाने के लिए, और उसके लिए लेबर भी लगाते हैं। हम मल्चिंग जब लगाते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण हम कर लेते हैं, जिससे हमारा पैदावार भी अच्छा होता है, दुगना होता है। खासकर स्टैकिंग में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मिट्टी में से जो जनित रोग व्याधि पौधे में लगते हैं वो स्टैकिंग के माध्यम से नहीं लगता है। तो किसान भाई, आपने देखा मल्चिंग और स्टैकिंग विधि कैसे आपके सब्जियों के उत्पादन को दोगुना तक बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से जानकारी दी, उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है,
आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। किसान भाइयों, तो अभी आपने जाना सब्जियों में स्टेकिंग और मल्चिंग विधि के महत्व के बारे में। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, धान के फसल में रोगों और कीटों से कैसे बचाव किया जाए और क्यों जरूरी होता है रोगों से बचाव, और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं रोग, कीट, व्याधि आदि, और साथ ही क्या कुछ खाद और क्या उर्वरक डालें, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जब बात करते हैं खरीफ में तो बिहार में खास करके धान की चर्चा नहीं छूट सकती है, क्योंकि धान हमारे यहाँ की लगभग खरीफ की मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है। और ख़ास करके कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे बिहार में जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि धान में कौन कौन से बीमारी और कौन कौन से कीट हमें उन्नति से अवनति की ओर ले जा सकता है, मतलब हमारे उत्पादन को प्रभावित कर देता है। हमारी जो सोच है वो कमज़ोर हो जाती है और हम हतोत्साहित हो जाते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण बिहार सरकार में हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, धान की जब चर्चा करते हैं, चूँकि आप तो हम पूरे बिहार की रिपोर्ट आपके पास है सर, धान का कटोरा हमारे ही बिहार में है और आज भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो धान पर ही आधारित हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ केले उले की खेती होती है, लेकिन धान खास करके जब बारिश कम हो रही तो वैसे क्षेत्र भी जो डूबते थे उन्होंने भी धान लगा रखी है। तो सर, धान में कौन कौन से बीमारी आते हैं, कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं या कौन से कीट उसको प्रभावित करते हैं, और क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, कीटनाशक से क्या क्या कैसे नियंत्रण करना चाहिए उसको? जहाँ तक धान में कीट और व्याधि का प्रश्न है किसान भाई, तो मैं शुरू से ही चलता हूँ। जैसे ही आपने धान की बुआई की, ट्रांसप्लांटिंग की, तो अगर सैंडी सॉइल है और पानी की कमी है तो सबसे पहले जो है दीमक का प्रकोप होता है। दीमक जो है धान के जड़ को काट करके उसको बर्बाद कर देता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप क्या करें, क्लोरपाइरिफॉस जो है एक दवा आती है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करते हैं तो दीमक की समस्या समाप्त होगी। जैसे ही धान अब थोड़ा थोड़ा बढ़वाड़ की स्थिति में आती है, वानस्पतिक की स्थिति में आती है, तो उसमें लीफ को काटने वाले कीट जैसे लीफ फोल्डर हुए, केस वर्म हुए, ये सब कीट का प्रकोप होता है। यह कीट जो है, सारे कीट जो है वो धान के क्लोरोफिल को जो है खुरच के खा देता है। एक ग्रास हॉपर भी कीट होता है जो पत्ती को काटता है किनारे के तरफ से, तो इससे धान को क्षति होती है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड, बाजार में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, उसमें आपको साइपरमेथ्रिन हो गया, डाइमेथोएट हो गया, ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल हो गया। अगर साइपरमेथ्रिन 10 EC की बात करें तो उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, संध्या के समय छिड़काव करेंगे, तो उससे जितने भी लीफ को खाने वाले कीट हैं वो समाप्त हो जाएंगे और फिर आपकी बढ़वार अच्छी होगी। अब जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो किसान भाई फिर एक कीट का प्रकोप होता है जिसको कहते हैं तना छेदक कीट। तना छेदक कीट धान का सबसे प्रमुख कीट है और यह वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ लो लाइंग एरिया है।
तना छेदक कीट की मुख्य पहचान क्या है कि उसके पिल्लू तना के अंदर छेद करके उसके भीतरी भाग को खा देते हैं, और जब आप उसके सेंट्रल सूट को, पत्ती को उखाड़ेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। लेट की अवस्था में जब धान लग जाता है तो इसमें व्हाइट ईयर हेड, उसकी पत्ती जो है ग्रेन्स जो है उजली हो जाती है, और उसको भी निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। इसके प्रबंधन के लिए आप क्या करें, कार्बोफ्यूरान 3G दवा है, आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव कर दें, और भुरकाव करने के समय खेत में जो है 2 से 4 इंच पानी 2 से 3 दिन तक लग सकता है। उसके बाद अब जब बढ़वार की अवस्था में आती है, जब धान में ग्रेन फिलिंग होने लगता है, तो उस समय एक कीट का प्रकोप होता है जिसको हम लोग कहते हैं गंधी बग कीट। गंधी बग कीट गंध के नाम से जाना जाता है। जैसे ही धान के खेत के नजदीक पहुंचेंगे तो उसमें से दुर्गंध आएगी। तो वो कीट क्या होता है कि वो अपने ओविपोजिटर से धान के कोमल सीड में अपने उसको सुई के तरह से चुहा लेता है, और उसके दूध को क्या हो जाता है, पी जाता है, जिसके कारण धान जो है खखड़ी में बदल जाता है। इस अवस्था में किसान भाई को भारी लॉस होना पड़ता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप फेनोवेलरेट 0.4% डस्ट जो है 25 किलोग्राम सवेरे के समय, जिस समय ओस का कण हो, तो उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद अंत में जब धान पक जाता है, बाली बन जाता है, तो बाली को काटने वाला सैनिक कीट होता है, वो एकदम से लगेगा कि आप जो है सिकल से बाली को काट दिए हैं, और काट करके नीचे गिरा देता है, और गिरा करके पुनः उसको जो है चूहे भी आ जाते हैं, ले लेते हैं उसके। तो उसके प्रबंधन के लिए किसान भाई आप ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल उसका 2 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय, वो कीट शाम के समय ज़्यादा आता है, तो वो खेत के चारों तरफ उसका छिड़काव कर लें। अगर ये दवा न मिलती है तो आप फिर फेनोवेलरेट डस्ट 0.4% संध्या के समय, चूंकि वो कीट संध्या के समय निकलते हैं, धान के चारों तरफ जो है पहले एक घेरा बना दें, उसके बाद धान के फसल पर जो है उसका भुरकाव कर दें, तो इससे सैनिक कीट का भी प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से कीट थे। अब जहाँ तक रोग की बात है, तो रोग में सबसे पहला रोग है जिसको जिंक की कमी के कारण होती है, जिसको खैरा रोग कहते हैं। ये खैरा रोग धान की पत्ती पर पान के जैसा, बिंदी पान के जैसा व्हाइट कलर होता है, अंत में वह जो है पूरा पत्ती पर ढक लेता है। और इसके प्रबंधन के लिए आप क्या करें, जुताई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 12.5 किलोग्राम बुझा हुआ चीना को प्रति हेक्टेयर जो है खेत में दे दें, और अच्छी तरह से जुताई कर लें। वो करीब 2 से 3 बार साल में एक बार जरूर करें। वैसे मार्केट में चिलेटेड जिंक भी आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अब बात करते हैं जो फफूंद के द्वारा रोग फैलाया जाता है। फफूंद के द्वारा पहला रोग है जिसको कहते हैं ब्लास्ट, इसको पायरोक्लोरिया राइजी कहते हैं। किसान भाई धान के पत्ती पर जब आंख के आकार का या बोट के शेप में, आंख नाव के आकार का आपको ये चिन्ह दिखाई दे, समझिए कि ये हमारा धान का जो है ये ब्लास्ट से ग्रसित हो गया है। झोंका रोग, इसको हिंदी में झोंका रोग से ग्रसित हो गया है। झोंका रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई मैंकोजेब 75% का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी समस्या है झोंका रोग के अलावा एक समस्या है सिथ ब्लाइट का। सिथ ब्लाइट ये जो है, इसको देखेंगे कि धान के धड़ पर सांप के केचुल जैसा चिन्ह आ जाए तो समझिए कि सीथ ब्लाइट का प्रकोप अधिक हो गया है। और सीथ ब्लाइट का प्रकोप तब होता है जब धान का फसल अधिक देर तक पानी में जमा होता है और उसमें नाइट्रोजन यूरिया का जब अधिक इस्तेमाल करेंगे तो सीथ ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है। सीथ ब्लाइट का जब अधिक प्रकोप होता है तो पूरा धान का पौधा ही सूख जाता है। इसके प्रबंधन के लिए आप बाजार में वैलेरामाइसिन एक दवा है या हेक्साकोनाजोल 5% दवा है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि बिल्कुल अंतर्यामी की तरह जितने भी सवाल हमारे मन में थे डॉक्टर साहब ने बता दी।
हमें पूछने की बहुत ज़्यादा प्रश्न ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे सब्जियों में स्टेकिंग और मल्चिंग विधि का महत्व और धान के फसल में क्यों जरूरी है रोगों और कीटों से बचाव। किसान भाइयों, वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम इसी तरह कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है